Assalamu alaikum students. We are studying a course organic polymer and today our topic is Ziegler-Natta catalyst. Students, Ziegler-Natta catalyst किस तरह के पॉलीमर के लिए यूज़ होता है, किस तरह के पॉलीमर को फॉर्म करता है और इसका मेनली पर्पज़ क्या है, किस मकसद के लिए हम इसी स्पेशल टाइप ऑफ कैटलिस्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हम समझेंगे आज के लेक्चर में। ठीक हो गया। ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट ये एक स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर फॉर्मेशन यानी जिसमें हम जो फंक्शनल ग्रुप होती है उसकी ओरिएंटेशन को देखते हैं, अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होती है। हमने पिछले लेक्चर में भी अंडरस्टैंड किया था कि इसको यूज़ करते हुए हम सिंडियोटेक्टिक टाइप पॉलीमर को बना सकते हैं। तो चंद एक इसकी एग्जांपल्स को समझते हैं ताकि हम इस चीज़ को समझने पे, अंडरस्टैंड करने पे आमादा हो सकें कि आखिर इस कैटलिस्ट का पर्पज़ क्या है या यूज़फुलनेस क्या है। व्हाट इज़ द पर्पज़ एंड यूज़फुलनेस ऑफ सच कैटलिस्ट। तो भाई देखते हैं, आंसर इस बात का ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम इससे सिंडियोटेक्टिक टाइप के पॉलीमर बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं एक प्रोपाइलीन, यानी इसको भी अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो हम क्या लेते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, एक पॉलीमर हो गया। अब एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास है पॉलीस्टाइरीन। ये दो पॉलीमर हैं जो इस कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए बनाए हैं। अब इसके हम देखते हैं कि इनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जो पॉलीप्रोपाइलीन है इसको हम यूज़ करते हैं टू मेक द कार बैटरीज़ कवर। बच्चों ये जो बैटरीज़ होती हैं ऑटोमोबाइल्स की अगर बात करते हैं, हमारे पास मशीनरीज़ होती हैं, उनके अंदर जो बैटरीज़ रखी होती हैं, मोटरसाइकिल देख लें, गाड़ियाँ देख लें, उनके अंदर उन बैटरीज़ के जो कवरिंग होती है वो वाइट से कलर की प्लास्टिक सी मेड होती है, फ्लेक्सिबल सी होती है। तो वो जो हमारे पास कार की बैटरीज़ का कवर है या कार के बम्पर्स हों या इंटरनल एलिमेंट्स एट्सेट्रा, इन सब की फॉर्मेशन जो सी होती है उसके लिए कौन सा पॉलीमर यूज़ होता है, वो पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीमर यूज़ होता है। ठीक है। सेकंड, इसका यूज़ ये होता है कि एज अ पैकेजिंग मटेरियल भी हम इस पॉलीमर को यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ हार्ड एंड फ्लेक्सिबल नेचर। ये हार्ड होता है और थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, तो इसको हम पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। भाई बात तो पते की है, काम की है। यहाँ पे इसके इतने इनॉर्मस यूज़ हैं, डेफिनेटली इस चीज़ की मांग भी बढ़ेगी और जब इस चीज़ की किसी चीज़ की इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है तो उसको बनाने के लिए हमें अपने मर्ज़ी के पॉलीमर्स भी चाहिए। तो मर्ज़ी के पॉलीमर बनाने के लिए हम किस कैटलिस्ट को चूज़ करते हैं? भाई उसके लिए हमारे पास जो पेश है वो ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट है। अब सेकंड हमारे पास है पॉलीस्टाइरीन। इसके भी यूजेस देख लेते हैं। पॉलीस्टाइरीन यूज़ टू मेक डिस्पोजेबल मटीरियल, सिंगल यूज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको एक दफ़ा यूज़ किया और फेंक दिया, तो ये हम डिस्पोजेबल मटेरियल को बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। पॉलीस्टाइरीन के आपने देखे होंगे समटाइम कप होते हैं पॉलीस्टाइरीन मेड, जिसको हम वन यूज़ उसको हम फेंक देते हैं। ग्लास होते हैं प्लास्टिक मेड, वन यूज़ फेंक दिया। उसके बाद प्लेट्स होती हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं मटेरियल, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड, जो DVD या CD हमारे पास होते हैं उनके कवर्स बनाने के लिए हम पॉलीस्टाइरीन का यूज़ करते हैं। और इसका थर्ड यूज़ हम नंबर प्लेट्स, ये गाड़ियों के नंबर प्लेट्स होती हैं, तो ये एक पॉलीस्टाइरीन मेड होती हैं। तो ये देखें इनके कितने ज़्यादा यूज़ हैं। तो अब देखें इन सारी बातों को सम अप करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक साइड पे लिखा हुआ है। सवाल हमारा था कि हम ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट को यूज़ करने के बिहाइंड पर्पज़ और इसकी यूज़फुलनेस क्या है। तो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद, देखने के बाद, हकीकत जानने के बाद हम ये कहते हैं because of the enormous properties, characteristics and variety of uses urge us to use these catalysts। इनकी बेतहाशा खूबियाँ, प्रॉपर्टीज़, वैरायटी ऑफ यूजेस, बहुत ज़्यादा इस्तेमालात अर्ज करते हैं, हमें मजबूर करते हैं कि हम इस तरह के कैटलिस्ट को यूज़ करें। तो ये था बच्चों इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। 1950s में
साइंटिस्ट था कार्ल ज़ेग्ले एंड गिलियो नाटा, यानी जिससे हमने इसको सम अप किया कि ये ज़िगलर और नाटा मेनली है। कार्ल ज़िगले और गिलियो नाटा डेवलप्ड आ स्पेशल टाइप ऑफ कैटलिस्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, जो फर्दर 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। 2 ही साइंटिस्ट हैं और जो इन्होंने कैटलिस्ट बनाया वो भी उसके भी 2 हिस्से हैं। वन इज़ द कैटलिस्ट एंड अदर इज़ द को कैटलिस्ट। नाउ व्हाट इज़ कैटलिस्ट? Catalyst is consists of the halides of group 4th and 7th A elements having transition valence. Transition valence means just it have the incomplete d orbital or vacant d orbital present in it. While what is co-catalyst? Co-catalyst is consist of the organometallic compounds like alkyl or maybe aryl of the group 1 to 4th elements. The important thing, catalysts belong to the group 4th to 8th elements and the halides of these groups, while co-catalyst belongs to the group 1 to 4 elements. So, for example, titanium chloride belong to the catalyst class and triethyl aluminium belongs to co-catalyst class. So now again study this line. In 1950s, Carl Ziegler and Giulio Natta developed a special type of catalyst consisting of 2 parts. One is catalyst, another is co-catalyst. So in catalyst, if we understand, an example is titanium chloride, and in co-catalyst an example is triethyl aluminium. So it is a famous combination of the Ziegler-Natta catalyst. अब स्टूडेंट्स ये दोनों हमारे पास कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट जोन से हैं, ये आपस में सम अप होते हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसको हम एक्टिव कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये दोनों किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से एक एक्टिव कैटलिस्ट जनरेट होता है, जिसको हम एज आ ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट का कम्बिनेशन कहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके मैकेनिज़्म की तरफ। सो व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट? सो स्टूडेंट्स, मैकेनिज़्म में इसमें भी हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। इनिशिएशन होगा जिसमें हमारे पास मोनोमर का कैटलिस्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर हम चले जाएंगे प्रोपगेशन स्टेप में, जिसमें हमारे पास जिस तरह से हमने ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में देखा था कि किस तरह से हमारे पास एक नया मोनोमर आता है और वो चेन प्रोलॉन्ग होती रहती है, तो ये प्रोपगेशन स्टेप में देखेंगे। और फिर हम इसमें एक लास्ट स्टेप टर्मिनेशन स्टेप भी देखेंगे कि अगर हम अपने डिज़ायर्ड जो हमारी ख्वाहिश थी उसके अकॉर्डिंग हमने अगर एक पॉलीमर को बना लिया है, तो अब हम उस चेन को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले भाई देखें, पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, हमारे पास जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट कौन सा भाई? टाइटेनियम क्लोराइड। कैटलिस्ट यानी टाइटेनियम क्लोराइड इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो याद रखना है कि टाइटेनियम क्लोराइड जो सा ये क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमने जो कैटलिस्ट की बात की है और एग्जांपल दिया टाइटेनियम क्लोराइड की, ये Cl4 भी हो सकता है, Cl3 भी हो सकता है, Cl5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। किस तरह से हो सकता है हम आगे जाके इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो हमारे पास टाइटेनियम क्लोराइड है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी हमें क्रिस्टल लैटिस की अरेंजमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्रिस्टल लैटिस में इनसाइड क्या सिचुएशन होगी और आउटसाइड यानी उसकी सरफेस कैसी होगी। तो इन आ क्रिस्टल इट्स अरेंजमेंट लुक लाइक। अब हम क्रिस्टल के अंदर इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखें जी, ये हमारे पास रहा टाइटेनियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स, हम किसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी हम कैटलिस्ट को समझ रहे हैं। कैटलिस्ट को समझेंगे और फिर इसके साथ किसने आके
केमी एब्जॉर्ब होना है वो को कैटलिस्ट में, और फिर इन दोनों के मिलने से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो एक एक्टिव कैटलिस्ट होगा। उस एक्टिव कैटलिस्ट को हम आगे अपने फर्दर प्रोपेगेशन स्टेप में लेके जाएंगे। तो देखें भाई, हमारे पास टाइटेनियम क्लोराइड, तो क्या इसमें अंडरस्टैंड करना है, हमने कहा ये क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब क्रिस्टल लैटिस के इनसाइड किस तरह से ये टाइटेनियम और क्लोरीन अरेंज हुए होते हैं। इनसाइड द क्रिस्टल जो टाइटेनियम होता है ये कोऑर्डिनेटेड होता है 6 क्लोरीन के साथ इनसाइड द क्रिस्टल। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि क्रिस्टल के अंदर इसकी नेचर कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये 6 क्लोरीन एटम्स के साथ कोऑर्डिनेट हुआ होता है, और सरफेस के ऊपर ये कोऑर्डिनेट हुआ होता है 5 क्लोरीन एटम और एक वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ अरेंज हुआ होता है। सरफेस के ऊपर टाइटेनियम इज़ कोऑर्डिनेटेड विद 5 क्लोरीन एटम एंड 1 वेकेंट डी ऑर्बिटल, while inside the crystal it is coordinated to 6 क्लोरीन एटम्स। तो देखते हैं, ये रहा भाई इनसाइड द क्रिस्टल, ये सेंट्रल मेटल ट्रांजिशन मेटल इज द टाइटेनियम, और इसके साथ ये 3 इधर Cl और 3 इधर Cl। ये है भाई इनसाइड द क्रिस्टल इसकी अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। अब सरफेस के ऊपर क्या होगा, एट द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल हमने क्या पढ़ा ऊपर कि 5 क्लोरीन होते हैं एटम जुड़े हुए, कोऑर्डिनेट हुए होते हैं, और एक वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। देखें ये 5, 3 इधर क्लोरीन, 2 इधर 5 क्लोरीन, और एक ये वाला हमारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद है। ये अपीयरेंस होती है सरफेस के ऊपर। अब जब ये अपीयरेंस इसकी सरफेस के ऊपर है तो ये एक वैकेंसी शो कर रहा है, यानी हमारे पास को कैटलिस्ट जोन सा है वो इस सरफेस के ऊपर आके एब्जॉर्ब हो सकता है, केमी एब्जॉर्ब हो सकता है। तो देखिए हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट, ये तो थी अरेंजमेंट टाइटेनियम क्लोराइड की। अब देखते हैं को कैटलिस्ट की कहानी। केमी एब्जॉर्प्शन ऑफ को कैटलिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर किसने आके एब्जॉर्ब होना है, वो है जी को कैटलिस्ट ने। तो को कैटलिस्ट हम अंडरस्टैंड करके आए हैं 1 to 4 ग्रुप में से हो सकता है, और उसके लिए हमने ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम की बात की थी। तो ये एक आयन एक्सचेंज मैकेनिज़्म होगा। देखें ये रहा हमारा कैटलिस्ट, सरफेस के ऊपर जो बिहेवियर है टाइटेनियम क्लोराइड का, जिसमें 5 क्लोरीन और एक वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये हमारा कैटलिस्ट 5 क्लोरीन और एक वेकेंट डी ऑर्बिटल वाला सरफेस के ऊपर। को कैटलिस्ट हमारा है एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल या ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम को कैटलिस्ट, ये लिख भी दिया साथ में को कैटलिस्ट। आप देखें सेंट्रल मेटल एटम जोन सा है, पहले हम इसको देखते हैं टाइटेनियम और ये वाला Cl जोन सा। जो टाइटेनियम एक ट्रांजिशन मेटल है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.61, और इसके साथ जुड़ा क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है 3.55 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसकी कम उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इसी मेटल के साथ जुड़ी एक वैकेंसी नज़र आ रही है, खाली डी ऑर्बिटल नज़र आ रहा है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इथाइल यानी कार्बन को शो कर रहा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो सा इस वैकेंसी को देखेगा तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक हो गया। जब इसने इधर अटैक किया तो देखें किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी यहाँ टाइटेनियम के साथ। ये हमारे पास कुछ एक कम्प्लेक्स बनता दिखाई दे रहा है। देखें इथाइल ने, इस कार्बन ने अटैक किया इधर टाइटेनियम के साथ, तो ये हम डॉटेड लाइन में यहाँ पे एक बॉन्ड बनता दिखाई दिया आपको। ठीक है, और यहाँ से इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव था, अब इस एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके यहाँ पे भी एक आपस में एक बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब ये यहाँ पे बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा तो यहाँ से टाइटेनियम और Cl का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग होगी। इस Et का बॉन्ड बन गया Ti के साथ, यहाँ से इस एल्यूमिनियम Et का पीछे से बॉन्ड टूट गया, यानी इस पूरे पार्ट में से अगर देखें तो इथाइल जोन सा है वो शिफ्ट हो गया टाइटेनियम के ऊपर। तो देखें इथाइल शिफ्टेड ऑन टाइटेनियम, ये टाइटेनियम के ऊपर शिफ्ट हो गया इथाइल। पीछे एल्यूमिनियम से बॉन्ड टूटा इसका, और एल्यूमिनियम ने किससे जोड़ लिया, क्लोरीन के साथ, तो ये रहा एल्यूमिनियम Cl का बॉन्ड और 2 इसके इथाइल वैसे ही। अब ये जो चीज़ हमारे पास बनी है ये वाली, ये कहलाती है भाई एक्टिव कैटलिस्ट, और इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन का बॉन्ड बना होता है किसी मेटल के साथ, ऐसे ही है। और कार्बन जोन सा होता है वो मस्ट भी, कंडीशन क्या थी, वो मस्ट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिंक्ड होनी चाहिए। ठीक हो गया।
और जो हमारे पास टाइटेनियम यानी मेटल है वो ट्रांजिशन होनी चाहिए। अब ये रहा कार्बन जो इथाइल है, और ये रही मेटल। कार्बन और मेटल का बॉन्ड बनना, इट इज़ आ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो ये हमारा एक्टिव कैटालिस्ट बन गया। अब ये एक्टिव कैटालिस्ट कौन सा है, ये जाएगा प्रोपेगेशन स्टेप में, और प्रोपेगेशन स्टेप में हमारे पास ये कैटालिस्ट जो एक्टिव कैटालिस्ट है, ये ऑर्गेनोमेटालिक कैटालिस्ट है, ये एक मोनोमर के साथ उसको सरफेस प्रोवाइड करेगा कि वो अटैक कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास मोनोमर कौन सा है भाई, प्रोपाइलीन मोनोमर। आप देखें यहाँ पे हमारे पास टाइटेनियम में ये लोअर, यहाँ पे एक वैकेंसी मौजूद है, नज़र आ रही है। ये पाई बॉन्ड को जब यहाँ पे वैकेंसी नज़र आई तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा तो टाइटेनियम और CH2 में यहाँ पे एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से ये बॉन्ड जो पाई इधर उतरा तो यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आना शुरू हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हमें पता है कि टाइटेनियम एक मेटल है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे इथाइल, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक हो गया। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाली इथाइल, और इस इथाइल में और इधर से इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आपस में बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। इधर से जहाँ पे वैकेंसी थी वहाँ से ये पाई बॉन्ड जो उनसा CH2 के दरमियान बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से जब इथाइल के साथ बॉन्ड बनेगा तो इथाइल क्या करेगा, यहाँ से वो अलहदा होना शुरू हो जाएगा। टाइटेनियम और कार्बन का बॉन्ड अलहदा होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसके अंदर मोनोमर ऐड होने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ हम देखते हैं आगे जाके। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये जौन सा है भाई, इसका ये वाला जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है, CH2 और टाइटेनियम के दरमियान एक डॉटेड बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनना शुरू हो गया। यहाँ से पाई टूट रहा है, यहाँ पे CH प्लस में, प्लस क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड इधर आ गया तो इसके ऊपर प्लस, और इधर इथाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड बनना शुरू हो गया। तो इधर टाइटेनियम और इथाइल का बॉन्ड टूटना शुरू हो गया। तो अब क्या हो गया, हमारे पास ये मेटल और जो हमारे पास मोनोमर का CH2 है, इसके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मोनोमर कैटालिस्ट कम्प्लेक्स बना, मोनोमर प्रोपाइलीन ये कैटालिस्ट था, इन दोनों का कम्प्लेक्स बना, जो कि आपने कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं भाई, अब हम देखते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक नए मोनोमर के आने से पहले ये कम्प्लेक्स खुद को रीअरेंज करेगा। जो ये कम्प्लेक्स बना था मेटल का और साथ में मोनोमर का, एक कम्प्लेक्स बना था। अब इस कम्प्लेक्स को जो नया मोनोमर है उसे आने से पहले क्या होना है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है इसकी सबसे पहले, यानी ये खुद को रीअरेंज करेगा फॉर द अटैक ऑफ न्यू मोनोमर। तो इसने खुद को रीअरेंज देखें यहाँ से किया, मेनली ये बॉन्ड जौन सा है जो एक्टिव बॉन्ड था टाइटेनियम और इथाइल के दरमियान, ये बॉन्ड टूटा। जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये वाला डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पे आ गया। बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी हुई है, टाइटेनियम ने बॉन्ड बनाया CH2 के साथ, ये सिंगल बॉन्डेड अटैच है CH के साथ, जी CH2 से बनाया, ये CH के साथ अटैच है, उस CH के साथ अब आके लग गया इथाइल पार्ट, और ये फर्दर एक तरफ इसके लगा हुआ है CH3। तो इसने खुद को रीअरेंज कर लिया ये वाला। अब ये रहा इसका नया मोनोमर, इथिलीन मोनोमर अब नया आया। वो क्या करेगा, जहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल उसको मिलेगा ये वहाँ पे पाई बॉन्ड अटैक कर देगा। तो इसने यहाँ पे अटैक किया इस वेकेंट डी ऑर्बिटल के ऊपर, जहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल जनरेट हुआ था। तो कहानी क्या होगी, यहाँ पे कम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा। अब जहाँ पे कम्प्लेक्स बनेगा, कैसे कम्प्लेक्स बनेगा कि ये पाई बॉन्ड और यहाँ पे टाइटेनियम के दरमियान जहाँ पे एक्टिव साइड थी, वेकेंट साइड थी, वहाँ पे ये बॉन्ड बनना शुरू हो गया। जब पाई बॉन्ड टूटना शुरू हो गया तो इसके पीछे वाले CH के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। सेम कहानी अगर नीचे हम देखें, जो टाइटेनियम और CH2 का बॉन्ड बना हुआ है ये टूटना शुरू हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इस CH2 के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस टाइटेनियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये टाइटेनियम के साथ वाला CH2 इस मोनोमर के CH के साथ ये बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। और इस तरह से ये कम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा।
अब ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जोन सी है, इसको पहले रीअरेंज होना है, यानी इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन होनी है, वेकेंट डी ऑर्बिटल जनरेट होने, और उसके बाद नया मोनोमर जोन सा है वो आएगा और फर्दर अटैक के लिए ये उसको वेकेंट साइट प्रोवाइड करेगा। अब देखें हमारे पास जो मेन एक्टिव साइट है वो टाइटेनियम और CH2 का बॉन्ड है, टाइटेनियम और CH2 का बॉन्ड है, जहाँ पे मोनोमर नया ऐड होता जा रहा है। तो अब पहले देखें कि यहाँ पे वेकेंट साइट अबव थी, अब वेकेंट साइट नीचे बन गई है। तो अब ये नया मोनोमर आया, ये फिर इस वेकेंट साइट पे अटैक करेगा, यूँ इस तरह से ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन चलती रहेगी और ये चेन इस तरह से देखें, ये पॉलीमर जोन सा है, ये कितना बड़ा होता जा रहा है। तो ये पॉलीमर जोन सा है, इसकी चेन एलोंगेट होती जाएगी। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो अब हमने क्या करना है, हम डिज़ायरेबल पॉलीमर बना रहे हैं इस कैटलिस्ट की मदद से। तो अब हम चाहते हैं कि हम इस प्रोसेस को रोक दें, तो उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा टर्मिनेशन स्टेप की तरफ। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द टर्मिनेशन स्टेप, मैं एक आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट प्रोपगेशन स्टेप का बताती हूँ। देखें, आपने यहाँ पे पिछले पेज पे देखा, प्रोपगेशन में पहले स्टेप में जो आपके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल था वो यहाँ पे है नीचे टाइटेनियम के बिलो। अब नेक्स्ट जाके देखें, जो अगली वेकेंट साइड बनी है वो टाइटेनियम के ऊपर बनी है यहाँ पे। आगे जाके देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइटेनियम है वो जो वेकेंट साइड है वो इसके नीचे आके बनी है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो हमारे पास जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है वो कभी अबव द प्लेन आ रहा है, कभी बिलो द प्लेन आ रहा है। अगर एक दफ़ा नीचे है तो अगली दफ़ा ऊपर बन रहा है, फिर उससे अगली दफ़ा नीचे बन रहा है। तो ये एक अल्टरनेट मैनर में होता प्रोसेस दिखाई दे रहा है। तो इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग टू नो दैट वेकेंट डी ऑर्बिटल इज़ प्रेजेंट ऑन अल्टरनेट पोजीशन। जी, एक दफ़ा नीचे, एक दफ़ा ऊपर, और फिर नीचे और ऊपर, इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो कहते हैं इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि जो वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो प्रेजेंट ऑन द इन द अल्टरनेट वे वेयर मोनोमर अटैक ऑन अल्टरनेट पोजीशन। तो जहाँ जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है हमारे पास मोनोमर भी अटैक उसी अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर करता है। तो क्या हुआ फिर बच्चों, यहाँ से कौन सी चीज़ जहन में आ रही है भाई, इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है, टेक्टिसिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर्स। तो ये हमारे पास मेनली सिंडियोटेक्टिक टाइप पॉलीमर की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसी तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो रेगुलर टाइप पॉलीमर या अरेंजमेंट। सो हम मूव करते हैं इसके टर्मिनेशन स्टेप की तरफ। टर्मिनेट करना, रोक देना। तो टर्मिनेट दो तरीक़ों से किया जा सकता है। वैसे जनरल बात ये है कि हम बच्चों जो इसकी टाइटेनियम की और इसकी एक्टिव साइट है, टाइटेनियम की और कार्बन की जो एक्टिव साइट है, हम इस एक्टिव साइट को अगर ख़त्म करते जाएं, टाइटेनियम की और कार्बन की जो एक्टिव साइट है उसको हम ख़त्म करते जाएं, यानी उसको डीएक्टिवेट कर दें, चेन तो रुक गई। तो इसी को डीएक्टिवेट करने के लिए, चेन को रोकने के लिए हम दो तरीके अपनाते हैं। एक पहला तरीका ये है बाय द एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। हम कोई एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड यूज़ करें तो हम इस चेन को रोक दें। अब ये रहा हमारे पास ETH, एक रैंडम, हमने कहा कि एक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है, और ये हमारे पास एक पूरा पॉलीमर है। ठीक हो गया, जो हम यहाँ तक करके आए थे अपने प्रोपगेशन स्टेप में, वहीं से हमने अपना पॉलीमर उठाया जिसको हम रोकना चाहते हैं। तो हमने एक एक्टिव हाइड्रोजन को यूज़ किया। अब ये हाइड्रोजन जोन सा ना, ये टाइटेनियम और CH2, इन दो जो एक्टिव साइट है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करके ना उसके ऊपर ये प्रोटॉन शिफ्ट कर देगा, यानी उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो ये CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। हमने इसको तोड़ दिया, ये CH2 कन्वर्ट हो गया CH3 में। अब देखें ये चेन ही टूट गई, यानी यहाँ से टाइटेनियम और CH2 का बॉन्ड टूट गया। CH2 ने ले लिया यहाँ से हाइड्रोजन, और ये जो इथाइल पीछे था वो टाइटेनियम के साथ जुड़ गया। देखें, टाइटेनियम के साथ इथाइल जुड़ गया और टाइटेनियम क्लोराइड, यानी ये वही कहानी बन गई जिसको हमने कहा था कि एक्टिव कैटालिस्ट, जो हमने कैटालिस्ट को कैटालिस्ट की मदद से बनाया था, एक्टिव कैटालिस्ट, इसने पॉलीमर बनाया, और एंड पे हमने जब चेन को टर्मिनेट किया तो हमने इसको अलहदा, कैटालिस्ट को हमने अलहदा कर दिया। तो जो रिमेनिंग चेन थी उसको हमने यूँ प्रोटॉन दे के इस CH2 को CH3 में कन्वर्ट किया, एक्टिव साइड टूट गई और यहाँ पर चेन हमारी क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है कि हम इंटरनल स्पॉन्टेनियस ट्रांसफ़र कर दें, खुद ब खुद ही इंटरनल इसका
स्पॉन्टेनियस क्या होता है? ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नेचुरल ट्रांसफ़र हो जाए और चेन का रुक जाना। तो ये रहा हमारा प्रोपगेशन स्टेप जहाँ तक हमने प्रोसीड किया था। अब ये एक्टिव है हमारे पास टाइटेनियम और CH2 का बॉन्ड। इस CH2 के साथ ये लगा CH। इस CH का जो अगर हम H जोन सा इस टाइटेनियम को दे दें और ये बॉन्ड जोन सा टाइटेनियम और CH2 का ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे इन दो कार्बन के दरमियान। तो जब इन दो कार्बन के दरमियान ये शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन टाइटेनियम के पास आ गया। तो देखें टाइटेनियम Cl इसने एक हाइड्रोजन ले लिया और ये इस चेन से अलहदा हो गया और ये चेन हमारे पास कौन सी चेन बन गई है भाई? ये हमारे पास अनसैचुरेटेड जो चेन है वो अलहदा हो गई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी एक चेन टर्मिनेट हो गई, दो प्रोडक्ट्स उनसे हैं वो अलहदा हो गए यहाँ पे। तो ये हमारा था भाई चेन टर्मिनेशन का प्रोसेस। दिस वाज ओवरऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक, जिसमें हमने जिगलर नाटा कैटलिस्ट को अंडरस्टैंड किया, किस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके यूजेस को हमने बड़े अच्छे से इंटरेस्टिंग मैनर में उसको समझा। फिर हमने इसकी हिस्ट्री को देखा। तो हिस्ट्री को देखने के बाद हमने ये देखा कि किस तरह से हम एक एक्टिव कैटलिस्ट जनरेट करते हैं जो कैटलिस्ट की मदद से होता है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। फिर हमने जिगलर नाटा कैटलिस्ट के जो मैकेनिज़्म है उसको देखा। नेक्स्ट भाई हमने क्या किया, हमने जो कैटलिस्ट था उसकी केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि वो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होता है, तो किस तरह से इनसाइड द क्रिस्टल फिनोमिना होता है और आउटसाइड द क्रिस्टल कैसे होता है। फिर हमने उसको कैटलिस्ट को कैटलिस्ट के साथ जोड़ा और उसको एक एक्टिव कैटलिस्ट में कन्वर्ट किया, किस तरह से केमिज़ॉर्प्शन हुई ये भी आपको दिखाया गया। नेक्स्ट हम मूव किया प्रोपगेशन स्टेप पे, और प्रोपगेशन स्टेप को किस तरह से हमने एलोंगेट किया, जिसमें हमारे पास मेटल का और मोनोमर का एक कम्प्लेक्स बना था, वो हमने कम्प्लेक्स बनते देखा, चेन को प्रोसीड होते देखा हमने। फिर हमने मूव किया इसके इस स्टेप्स को प्रोलॉन्ग होते देखा हमने कि किस तरह से हमारे पास ये कम्प्लेक्स किस तरह से रीअरेंज होता है, किस तरह से फर्दर मोनोमर आता है और चेन इस तरह से कंटिन्यू रहती है। फिर हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट नोट किया कि किस तरह से हमारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहा है और ये हमें किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, सिंडियोटैक्टिक टाइप पॉलीमर की तरफ या स्टीरियो रेगुलर टाइप पॉलीमर की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ से हमें अंडरस्टैंडिंग हुई कि स्टीरियो रेगुलर टाइप पॉलीमर क्या होता है और सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर क्या होता है, और जिगलर नाटा कैटलिस्ट की पहचान भी हमें महसूस हुई है। उसके बाद जो टर्मिनेशन स्टेप है उसके अंदर हमने कहा दो तरीक़ों से हम इस चेन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। एक तरीका था एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड को यूज़ किया और एक तरीका था इंटरनल स्पॉन्टेनियस ट्रांसफ़र। इंटरनली हमने एक हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र कर दिया टाइटेनियम की तरफ और इधर डबल बॉन्ड क्रिएट करके हमने इसको एंड कर दिया, चेन को स्टॉप। वॉज ओवरऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक एंड आई होप यू अंडरस्टैंड and you enjoy this lecture. Kindly share your feedback. Thank you.